नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले देखो, आप सभी लोगों को और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल देखो आप सबके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए और आपका जो भी ड्रीम है वो ड्रीम इस साल अचीव हो और उसमें छोटा सा तिनका सा रोल मेरा भी हो, ये भी मेरी मनोकामना है। आपके लिए ये साल पाथ ब्रेकिंग साबित होगा। बस एक रिक्वेस्ट है, देखो नया साल जब स्टार्ट होता है ना तो हम बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं अपने आप से, लेकिन जैसे ही दिन बीतते हैं ना, 10 जनवरी आया, 15 जनवरी आया, सारे के सारे जो प्रोमिसेस जो हमने अपने आप से किए थे ना, वो उस समय तक धीमे पड़ जाते हैं, उस समय तक डाइल्यूट हो जाते हैं। तो आप बस ये मत होने दीजिएगा। आज जो जोश आपके अंदर है, जो मोटिवेशन आपके अंदर है, उसे देखो कंसिस्टेंट रखिएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज अगर 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 10 दिनों के बाद वो 2 घंटे रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेट आज की 1 जनवरी 2025 है। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे साउथ कोरिया में जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 180 पैसेंजर्स की डेथ हो गई। पूरे वर्ल्ड की सिविल एविएशन सेक्टर के लिए एक आई ओपनिंग है। क्या लेसन सीख सकते हैं? हमने 2-3 दिन पहले भी इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर में सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करने से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था, तो ये आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सर्विस सेक्टर से संबंधित। ये इसलिए भी जरूरी है, इस साल देखो गोवा में ना बहुत कम टूरिस्ट जा रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट तो बहुत ही कम हो गए हैं। लोग बोल रहे हैं कि गोवा के मुकाबले में ना लोग थाईलैंड, बाली, मालदीव इन देशों की यात्रा पर ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि गोवा में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चीज़ें महंगी है, टैक्सी माफिया है, सिविक सेंस अच्छी नहीं है और लोकल्स जो हैं वो रूड हैं। तो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, केस स्टडी है गोवा की। तो बात ये है कि हमें सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं उलझे रहना चाहिए। बाकी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो अब सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करने लगी हैं, अपनी सिचुएशन को देखते हुए, अपने डेमोग्राफी को देखते हुए। तो डिस्कस करेंगे ये दूसरा आर्टिकल भी। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले, ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ना, ये निधि पांडे की है। निधि पांडे ड्रग इंस्पेक्टर। तो इनकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ये रिश्वत मांग रही हैं यूपी के शामली में एक मेडिकल स्टोर से, और रिश्वत भी ऐसे मांग रही हैं जैसे इनका जन्मसिद्ध अधिकार है रिश्वत मांगना। निधि पांडे बोलती हैं कि 50,000 रुपये दो, पता है तुम्हें कितनी ज़्यादा कमियां हैं, एक चीज़ लिख दूंगी, दुकान ओपन नहीं कर पाओगे फिर से। तो 50,000 की ये रिश्वत मांग रही हैं पूरे हक से। और जब मेडिकल स्टोर ने बोला कि नहीं 30,000 दे पाऊंगा, 25,000 दे पाऊंगा, तो फिर ये बोलती हैं बनियागिरी मत करो, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो, पूरा पैसा दो, नहीं तो अभी लिख के चली जाऊंगी और लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। दुकान चलानी है कि नहीं चलानी है? तो ये ऐसी वीडियो इनकी वायरल हुई। कौन कौन से एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, उसके बाद ये केस स्टडी में आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन भी बताइएगा एज ए डीएम। देखो एथिकल इश्यूज, सबसे पहले तो इंटीग्रिटी की जो वैल्यू है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है सीधा सीधा। दूसरा है अब्यूज ऑफ पावर, अपनी पावर का मिसयूज करना पैसा कमाने के लिए। मतलब इनको पावर मिली हुई है लाइसेंस कैंसिल करने की या फिर लिख कर देने की कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। वो इसलिए दी गई है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि मेडिकल स्टोर पे सारे कंप्लायंसेस पूरे हैं। अगर देखो ये रिश्वत लेके छोड़ देंगी, अगर मेडिकल स्टोर में कुछ गलत है तो फिर तो लोगों की हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जनता का भरोसा इसी वजह से तो टूटता है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में। इनकी वजह से जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं देखो उनकी भी रेपुटेशन खराब होती है। हालांकि देखो अभी निधि पांडे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मना किया है। वो बोल रहे हैं कि झूठी वीडियो है और वीडियो को मैनिपुलेट किया गया है, ऐसा इनकी तरफ से बोला गया है। अभी देखो आप ये केस स्टडी सोल्व कीजिए। केस स्टडी में आप हो डीएम और आपके जिले में ये सारी घटनाएं हो रही हैं। आपको पता लगा है कि रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस में, खास करके हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो इंस्पेक्शंस होते हैं ना, उसमें बहुत करप्शन होता है। और एक वीडियो भी हाल ही में वायरल हुई है। आप डीएम हो ऐसे डिस्ट्रिक्ट के, आपने ये वीडियो वायरल होने के बाद थोड़ी सी जांच करवाई तो आपको पता लगा ये तो कुछ भी नहीं है, करप्शन और भी ज़्यादा है। तो फिर फर्दर आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा एज ए डीएम, आप
बताइए कमेंट बॉक्स में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, साउथ कोरिया में 29 दिसंबर को जो प्लेन क्रैश हुआ था ना, उससे क्या लेसन्स सीखे जा सकते हैं। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर जो टॉपिक है ना, वहां से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। क्या कंटेस्ट है? देखो 29 दिसंबर का दिन था। साउथ कोरिया की एक एयरलाइन है जेजू एयर फ्लाइट नंबर 7C2216। इस फ्लाइट ने ना उड़ान भरी थी थाईलैंड के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से। बैंकॉक में है ये एयरपोर्ट, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। उड़ान भरी थी साउथ कोरिया के मुआन एयरपोर्ट के लिए। ये है मुआन एयरपोर्ट, साउथ कोरिया में है। अब देखो ये जो मुआन एयरपोर्ट है ना, ये है सी के पास में, आसपास वेटलैंड है, जिस वजह से ना यहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पक्षी होते हैं। और वर्ल्ड के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे जहाँ पे बर्ड्स की संख्या ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ अलग अलग स्टेप्स उठाते हैं ताकि ऑपरेशनल आवर्स के दौरान पक्षी जो हैं वो बीच में ना आएं। अलग अलग तरीके, जैसे कि देखो ऐसे लाउड साउंड का इस्तेमाल किया जाता है जो पक्षियों के लिए अनप्लेजेंट होता है। ऐसी लाइट कई बार दिखाई जाती है जिससे वो दूर चले जाते हैं। ऐसे ऐसे कई सारे मेजर्स लिए जाते हैं। जैसे पक्षियों डिस्ट्रेस में ना पक्षी कैसी आवाज़ निकालते हैं, वैसी आवाज़ भी लाउडली बजाई जाती है, निकाली जाती है, ताकि पक्षी उनको सुने और उन्हें लगे कि हाँ भाई डिस्ट्रेस कॉल है, यहाँ से चले जाएं। ऐसे अनेकों तरह के मेजर्स एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ अपनाती हैं ताकि पक्षियों को दूर किया जा सके, वो ऑपरेशनल आवर्स में बीच में ना आए फ्लाइट्स की लैंडिंग में और टेक ऑफ में। बट देखो अनफॉर्चुनेटली जब प्लेन मुआन एयरपोर्ट पे उतरने लगा ना, तो एक पक्षी इस फ्लाइट से टकरा गया और पायलट ने ना ये बात एटीसी को बताई, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को। और पायलट ने ये भी बोला मेडे मेडे मेडे। देखो मेडे 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 बहुत एक्सट्रीम किस्म की डिस्ट्रेस कॉल होती है कि हाँ भाई मैं तो फंस गया हूँ, बहुत बुरी सिचुएशन है। और जब ये कॉल पायलट देता है ना, तो एटीसी का एक ही मकसद होता है, कैसे ना कैसे करके इस फ्लाइट को बस सेफली लैंड करवाया जाए। बाकी सारे ऑपरेशंस एटीसी छोड़ देता है फिलहाल के लिए। मतलब दूसरी फ्लाइट्स जो भी उतरने वाली होती हैं उनको एक बार एटीसी बोल देता है कि तुम रुक जाओ भाई, सिर्फ इसी फ्लाइट को लैंड करवाना अभी मेरा एकमात्र मकसद है। तो मेडे 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 बोला इस फ्लाइट ने और लैंड करने की कोशिश की, लैंड नहीं हुआ। तो जब लैंड नहीं होता है ना, तो पायलट घुमा के प्लेन फिर से लाता है। जैसे यहाँ पे लैंड करने की कोशिश की, लैंड नहीं हुआ, पायलट ने फिर से उड़ान भर ली, घुमा के फिर से रनवे पे लैंड करवाने की कोशिश की। लेकिन देखो दिक्कत ये थी, जो बर्ड टकराया ना, उस बर्ड के टकराने की वजह से ना इंजन को नुकसान पहुंचा। इस वजह से गो अराउंड जब पायलट ने लिया ना, मतलब घुमा के फिर से रनवे पे लाया और लैंड करवाने की कोशिश की, तो उस समय फिर देखो जो लैंडिंग गियर है ना वो ओपन नहीं हुआ। लैंडिंग गियर मतलब प्लेन के जो पहिए वगैरह नहीं होते, जब प्लेन लैंड करता है तो वो ओपन होते हैं, वो लैंडिंग गियर ओपन ही नहीं हुआ। तो प्लेन सीधा ये जो ढांचा है ना, इस ढांचे के साथ लैंड कर गया। मतलब बिना लैंडिंग गियर ओपन हुए यही जो पार्ट है ना इंजन वाला, इसी के साथ में लैंड कर गया और बिल्कुल स्लाइड होते हुए आगे बढ़ा। अब आग लग गई, जाहिर तौर पे नीचे व्हील्स नहीं है, इंजन का यही पार्ट नीचे लैंड किया है। अब वो नीचे रगड़ेगा रोड के साथ में तो फ्रिक्शन होगा तो आग लगेगी। तो यही हुआ, प्लेन लैंड हुआ और वो स्लाइड करता गया आगे, क्योंकि व्हील्स ओपन हुए नहीं थे, तो वो आग का गोला बन गया। आग लग रही है, ऐसी वीडियो वायरल हुई, आपने देखी होगी शायद। आग लग रही है और प्लेन जो है वो स्लाइड कर रहा है, रोड पे घिसड़ रहा है। और अच्छा एक और चीज, जब पायलट घुमा के प्लेन लाया ना, तो उसने जब लैंड करवाया वो यहां पे नहीं लैंड करवाया, मतलब जो भी रीजन रहे होंगे, यहां पे नहीं लैंड हुआ प्लेन, वो थोड़ा सा आगे जाके लैंड हुआ था, यहां पे मान लो। तो रनवे छोटा पड़ गया। लास्ट में ना कंक्रीट की एक वाल थी, जो इसलिए थी क्योंकि लाइट्स वगैरह उस पर लगी हुई थी लैंडिंग को सपोर्ट करने के लिए,
उस वाल के ऊपर लाइट वगैरह लगी हुई थी। तो प्लेन ना उस दीवार से टकरा गया और फिर ज़्यादातर यात्रियों की, 1-2 शायद बचे थे, 179 यात्रियों की डेथ हो गई। तो ये सारा मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट्स की सहायता से बता दिया। अब पॉइंट यही है, क्या लेसन्स सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, क्या साउथ कोरिया के इस एयरपोर्ट पे बर्ड्स को भगाने के लिए जो प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं, क्या वो प्रैक्टिसेस यूज़ की गई थी? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यहाँ पे कंक्रीट की वाल नहीं होनी चाहिए थी जिससे प्लेन टकराया, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। लेकिन साउथ कोरिया के सभी एयरपोर्ट्स पे ये कंक्रीट की वाल है लास्ट में, रनवे के लास्ट में। तो इस पे जांच होगी, ये जांच का विषय है। तीसरा पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था सिविल एविएशन से संबंधित आर्टिकल में, पायलट्स ने जिस प्रकार से इमरजेंसी में रिएक्ट किया वो देखो सफिशिएंट नहीं था। मतलब मैं आपको बताऊं, बिना व्हील्स के पायलट ने प्लेन लैंड करवाया ना, तो आमतौर पे देखो बिना व्हील्स के भी प्लेन लैंड करवाया जाता है ना, तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया जाए। मतलब व्हील्स ओपन नहीं हुए इसका मतलब ये नहीं होता कि अब तो प्लेन क्रैश होगा ही, नहीं। बिना व्हील्स ओपन हुए भी ये इंजन वाले पार्ट जब ये लैंड करता है ना, तो भी अच्छे से एग्जीक्यूट किया जाए तो प्लेन सेफली लैंड कर सकता है। बट यहां पे डिस्ट्रेस सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन को पायलट्स ने ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया। तो ये भी एक रीजन है जिस पे पूरी दुनिया बात कर रही है। देखो वैसे साउथ कोरिया सिविल एविएशन सेफ्टी पे ना काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है और इस सिविल एविएशन इंडस्ट्री में ना सेफ्टी बेस्ट मानी जाती है साउथ कोरिया में। मतलब ऐसा नहीं कि सबसे बेस्ट ही, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट है। इस वजह से साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने ना वहाँ पे एक कमेटी का गठन किया है ताकि ना सिर्फ इस इंसिडेंट की जांच की जाए बल्कि सारे जो एविएशन ऑपरेशंस है ना साउथ कोरिया में उनका रिव्यू किया जाए। अब इसके लिए साउथ कोरिया ने ना यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, वहाँ की जो सिविल एविएशन सेफ्टी वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया है। बोइंग जिसका ये प्लेन था उनको भी बुलाया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ऑपरेशंस को रिव्यू करने के लिए। इंडिया के लिए लेसन देखो ये है, साउथ कोरिया में ये इंसिडेंट हुआ, इन्होंने ना अपने सारे सिविल एविएशन ऑपरेशंस को रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया। बट देखो हमारे देश में आज के समय में ना 157 एयरपोर्ट्स हैं और हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था पिछले हफ्ते नहीं, इसी हफ्ते के शुरुआत में था शायद, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे देश में तो इतने सारे इंसिडेंट हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि फैटल इंसिडेंट नहीं हुआ है, साउथ कोरिया जैसा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन क्या हम इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि साउथ कोरिया जैसा हादसा हो और तब हम जागें, तब हम अपने सिविल एविएशन ऑपरेशंस को रिव्यू करना स्टार्ट करें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो साउथ कोरिया की घटना है ना, ये लेसन्स है सबके लिए, पायलट्स के लिए लेसन है और एयरलाइंस के लिए लेसन है, सरकारों के लिए लेसन है, और वो बॉडी जैसे हमारे देश में डीजीसीए है जो सिविल एविएशन सेफ्टी को देखती है, उनके लिए लेसन है। तो सबके लिए लेसन है साउथ कोरिया का ये प्लेन क्रैश, ये घटना, इससे सबको सीखने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सर्विस सेक्टर से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, शुरुआत में बच्चा होता है इन्फेंट, फिर 6 साल तक की जो उम्र होती है ना बच्चे की, उसमें बच्चा होता है अर्ली चाइल्डहुड में, फिर 6 से 12 बच्चा आ जाता है मिडिल चाइल्डहुड में, और 12 से 18 के बीच की जो बच्चे की एज है उसे कहा जाता है एडोलसेंस, किशोरावस्था में बच्चा आ जाता है, और 18 के बाद बच्चा अडल्ट बन जाता है। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया, जैसे एक ह्यूमन बीइंग ग्रो करता है ना, धीरे धीरे ट्रांजिशन करता है, उसी प्रकार से किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो भी देखो ट्रांजिशन करती है। शुरुआत में ना किसी भी देश की इकोनॉमी में ना एग्रीकल्चर सेक्टर का ज़्यादा बोलबाला होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर उस देश की इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जैसे देखो जब देश आज़ाद हुआ था ना 1950s में, हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में उस समय था 50% के आसपास। इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन था 15% और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 30%।
बट आज सिचुएशन अलग हो चुकी है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में काफ़ी कम हो चुका है। डेटा ये बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ अंदाज़ा देने के लिए है, आइडिया देने के लिए है। बट देखो पॉइंट यही है, एक देश की इकोनॉमी ना 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर स्टेज, फिर आती है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज और फिर आती है सर्विस सेक्टर की स्टेज। एग्रीकल्चर स्टेज में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स है ना फार्मिंग में लगी होती है। जैसे आज़ादी के बाद हमारे देश में ज़्यादातर जनता फार्मिंग में ही लगी हुई थी, आज भी यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। इतने सालों के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग में लगी हुई है। आप बोलोगे सर इसमें गलत क्या है? गलत देखो इसलिए है क्योंकि फार्मिंग सेक्टर में ना प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम है। मतलब एक पर्सन जो फार्मिंग कर रहा है और कंपैरिजन टू वो सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है। जब पर्सन सर्विस सेक्टर में जॉब करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब करता है, तो वो ज़्यादा आउटपुट लेके आ सकता है, वो इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बट हमारे साथ दिक्कत ये रही, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब ज़्यादा जनरेट कर ही नहीं पाए और सर्विस सेक्टर में जो जॉब है वो देखो ज़्यादा स्किल वाले लोगों के लिए है। जैसे आईटी सेक्टर में जॉब है वो स्किल्ड लोगों के लिए है, लो स्किल या फिर सेमी स्किल्ड वालों के लिए सर्विस सेक्टर में जॉब्स हम कम जनरेट कर पाए हैं। ये हमारी दिक्कत रही कि हम हमारे देश के लोगों को ना एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर नहीं निकाल पाए। अब आप बोलोगे सर ये तो घिसी पिटी बात हो गई, लेकिन आप ये बताइए क्यों नहीं निकाल पाए हम एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर लोगों को? इसके देखो बहुत कारण हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर लोग तब आते जब एग्रीकल्चर में इनोवेशन आता और एग्रीकल्चर सेक्टर में ना लोगों की जरूरत अपने आप ही कम हो जाती। मतलब इतनी अच्छी अच्छी मशीन्स, इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है वर्कर्स की एग्रीकल्चर में, तो अपने आप फिर वर्कर्स जो हैं वो दूसरी जगह पे जाते काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल शहरों में जाते। बट एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इनोवेशन नहीं आ पाया। हम देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए वर्कर्स की स्किलिंग नहीं कर पाए, उतना इनोवेशन नहीं ले पाए कि गांव गांव में फैक्ट्री ओपन होती। ये चाइना कर ले गया। चाइना ने ना ग्राउंड लेवल पे, स्कूल लेवल पे इतनी बढ़िया एजुकेशन कर दी कि वहाँ पे ना लर्निंग आउटकम काफ़ी अच्छी रही। अब लर्निंग आउटकम अच्छी रहेगी तो फिर देखो उनका दिमाग चलेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करने में। तभी तो चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग में इतना आगे है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन के बदौलत वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे लोगों में समझ डेवलप हुई, जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश हुई। बट हमारे देश में दिक्कत ये रह गई, इनरोलमेंट तो बढ़ा स्कूल में लेकिन लर्निंग आउटकम बहुत ही कम। लर्निंग आउटकम कम होने की वजह से लोगों ने ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाया कि मैन्युफैक्चरिंग में ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं, जो कि चाइना में लोगों ने लगाया। इस वजह से हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है भी ना, वो देखो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, लेकिन असल में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन तब बढ़ता है जब देखो ग्रास रूट लेवल पे छोटी छोटी यूनिट्स बनती हैं। ये दिक्कत रह गई। लेकिन देखो अच्छी चीज़ एक ये हुई, खास करके 90s के बाद में ना हमारे देश में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में काफ़ी बढ़ गया। अब वैसे तो ये पॉजिटिव चीज़ है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ना, क्योंकि लेबर फोर्स इंडिया में सस्ती थी और जिसने भी थोड़ी बहुत स्किल हासिल कर ली उसको जॉब मिलना आसान हो गया। बट देखो एक तरफ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि लर्निंग आउटकम काफ़ी कम है, तो सभी लोगों को तो स्किल नहीं मिल पाई ना, तो सभी लोग सूटेबल नहीं थे सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए। जिसने अच्छी स्किल हासिल की सिर्फ वही सूटेबल था सर्विस सेक्टर के लिए। सर्विस सेक्टर सभी को एकोमोडेट नहीं कर सकता। इसलिए इंडिया को यह रियलाइज हुआ कि भैया अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से लोगों को निकालना है ना, तो उन लोगों को एब्जॉर्ब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही करेगा, सबको सर्विस सेक्टर नहीं, सबको नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से सरकार ने फिर से मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुछ खास रिजल्ट इसका निकला नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ा नहीं। बट आज के इस आर्टिकल में ना राइटर ये बोल रहे हैं कि हमें देखो सर्विस सेक्टर पे ही फोकस करना चाहिए। राइटर बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, खास करके जो गरीब देश है ना, वहाँ पे इकोनॉमिक टेरेन काफ़ी ख़राब दिख रहा है। खास करके जो लोअर इनकम कंट्रीज़ है ना, लोअर इनकम कंट्रीज़ मतलब वो कंट्रीज़ जहाँ पे पर कैपिटा इनकम $1135 से कम है, यहाँ पे देखो
जीरो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ देखने को मिली है 2010 से लेके अभी तक। यानी पर कैपिटा इनकम इन गरीब देशों में बढ़ी नहीं रही है। और बहुत सारे मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इनको यह डर सता रहा है कहीं हम बूढ़े तो नहीं हो रहे, मतलब एवरेज एज हमारे देश में इंक्रीज हो रही है, हम बूढ़े हो जाएंगे बिना रिच हुए। यह आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारी एवरेज एज बढ़ रही है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की खिड़की हमारे हाथ से निकल रही है, और अभी तो हम अमीर भी नहीं हुए हैं। हम हमेशा से बोलते थे हमारा देश युवा है और यही हमें डेवलप्ड बनाएगा, लेकिन देखो हम हमारे युवाओं को अच्छे से स्किल नहीं दे पाए हैं, और इससे पहले कि युवाओं को स्किल दे पाए एवरेज एज ही बढ़ रही है, युवा लोग ही खत्म हो रहे हैं। तो ये दिक्कत है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की, खास करके जिनकी पर कैपिटा इनकम $1136 से लेके 4465 के बीच में है, जैसे इंडिया, कीनिया, वियतनाम। अब देखो आज इस आर्टिकल में ना राइटर ये बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज ना ज़्यादा अच्छा करेंगे अगर वो सर्विस सेक्टर को ही लीड रोल दें, ये एक्सेप्ट कर ले कि सर्विस सेक्टर को ही हमें ज़्यादा तवज्जो देनी है, और मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ सपोर्ट करेंगे। सर्विस सेक्टर में देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स। दिक्कत ये है ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ना जितना फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे होता है ना, उतना सर्विस सेक्टर पे होता नहीं है। लेकिन आज के समय में ज़्यादा फोकस ना होते हुए भी जो सर्विस सेक्टर है ना, वो ग्लोबल जीडीपी में 2/3 कंट्रीब्यूशन करता है, ऑलमोस्ट 66.66%। आधा जो ग्लोबल ट्रेड है ना आज के समय में, वो देखो सर्विसेज के माध्यम से होता है। इसके बाद राइटर एक केस स्टडी देते हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज की। ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे चाइना मान लीजिए, साउथ कोरिया मान लीजिए। आप इन देशों की बात करोगे ना, पास्ट में इन्होंने जो मॉडल अपनाया वो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ मॉडल अपनाया। मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करो, एक्सपोर्ट पे फोकस करो। बट जैसे ही देखो इनको रियलाइज हुआ कि हमारी पॉपुलेशन जो है बूढ़ी हो रही है, उन्होंने देखो बदलती सिचुएशन के हिसाब से ना अपने आप को अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो पिछले 10 सालों का ये डेटा है, पिछले 10 सालों में ना जो सर्विस सेक्टर का शेयर है ना चाइना की इकोनॉमी में, वो 44% से बढ़ के 53% हो गया है। जबकि चाइना, जिसको तो पूरी वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है, इवन चाइना में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो गया है। ये चाइना के डेवलप होने की निशानी है। इवन दूसरी ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 44% से लेके 44% से बढ़ के 48% हो गया है। और इसका सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है रैपिड राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज के समय में देखो डिजिटल टेक्नोलॉजीज की काफ़ी ग्रोथ हुई है, इंटरनेट यूज़ करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है वर्ल्ड के सभी रीजन्स में। तो इस डिजिटलाइजेशन से ना सर्विस सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिला है। जैसे आप ये लोग वीडियो देख रहे हो, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये भी तो सर्विस ही है। क्या ये बिना डिजिटलाइजेशन के पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। इवन देखो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी, इन दोनों सेक्टर्स के अंदर भी सर्विसेज का रोल बढ़ गया है। आज के समय में ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब किसानों को अपनी फसल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजनी है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर पहले से काफ़ी इंप्रूव हो गया है। ये क्या है? ये सर्विस सेक्टर ही तो है जो कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम कर रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए देखो अब समय आ गया है कि सरकार ना सर्विस सेक्टर को लाइटली ना ले, सर्विस सेक्टर पे डबल डाउन करे। इवन हमारे जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है ना रघुराम राजन, उन्होंने भी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ना सर्विस लेड ग्रोथ की बात कही थी। उन्होंने बोला था कि सर्विस सेक्टर पे डबल डाउन करके इंडिया ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सकता है, डेवलप्ड कंट्री बनने के रास्ते पर ज़्यादा तेजी से आगे चल सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर्विस सेक्टर पे इंडिया कैसे फोकस कर सकता है? सर्विस सेक्टर में क्या आता है? जैसे लॉजिस्टिक्स आता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। अगर देखो रोड अच्छे रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, सप्लाई चेन सही रहेगी, तो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना रिलेटिवली आसान है। दूसरी चीज़ टूरिज्म आता है। मान लीजिए सर्विस सेक्टर में अच्छी हॉस्पिटैलिटी हो भारत के अंदर, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनका एक्सपीरियंस हमारे देश में वाओ एक्सपीरियंस हो कि मज़ा आ गया, इतना अच्छे ढंग से फॉरेन टूरिस्ट के साथ में हम बिहेव करें। क्या ऐसा होता है?
बिल्कुल भी नहीं होता। आपने ना ये खबरें शायद जरूर पढ़ी होंगी, गोवा में ना टूरिस्ट बहुत कम हो गए हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट तो यूं मान के चलिए कि गोवा में आ ही नहीं रहे हैं, ना के बराबर आ रहे हैं, खास करके कोविड की महामारी खत्म होने के बाद। पहले जहां एक साल में 90 लाख टूरिस्ट आते थे फॉरेन से, अब आ रहे हैं सिर्फ 4 लाख 5 लाख। इवन डोमेस्टिक टूरिस्ट ने भी गोवा जाना बहुत कम कर दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। गोवा में कौन कौन से चैलेंजेस जनता ने फेस किए, इस वजह से टूरिस्ट आना कम हो गए। चैलेंजेस जैसे कि देखो, सिविक सेंस, इधर उधर आपको बोटल्स गिरी मिलेंगी, गंदगी मिलेगी, मतलब जो बीच होंगे वो भी क्लीन नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी तक ओला उबर नहीं है वहाँ पे, लोकल टैक्सी माफिया है, बहुत हाई पैसा चार्ज करते हैं। तीसरा, होटल्स जो हैं वो ओवर प्राइस्ड हैं। चौथा, लोकल्स का एग्रेसिव बिहेवियर टूरिस्ट के प्रति, और मतलब वो सेंस ना होना जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, अतिथि देवो भव। नहीं, लगता है सारे लोकल देखो एक जैसे नहीं होते, और ये जो पॉइंट मैं दे रहा हूं वो सभी गोवा के लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जनरलाइज करके बोल रहा हूं। जैसे कुछ लोकल्स जो होते हैं उन्हें लगता है टूरिस्ट बस मनी मेकिंग मशीन्स है, इन्हें चूस लो। रूड बिहेवियर कई बार किया जाता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इसलिए ना अब इवन डोमेस्टिक टूरिस्ट भी ना थाईलैंड जैसे देशों में, बाली जैसी जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि देखो वीज़ा ऑन अराइवल है। पहले वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, जाते ही वीज़ा मिल जाता है। फ्लाइट्स की टिकट उतने ही रेट में है, उतने ही पैसों में ज़्यादा अच्छी सर्विस मिल जाती है, ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो फिर गोवा कौन जाएगा? लोग थाईलैंड जाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि वो लोग देशभक्त नहीं हैं जो गोवा छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। देखो, आप सब लोग रैशनल हो, ऐसे लॉजिक ना इकोनॉमिकली काम नहीं करते हैं। जहाँ पे आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी, बेस्ट वैल्यू मिलेगी, आप वहीं पे जाओगे। अगर हम हमारी गलतियां, गोवा अपना है, अगर हम हमारी गलतियां स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो फिर कभी भी फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ पाएंगे। तो हमें अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए। क्यों लोग गोवा को छोड़ के थाईलैंड में जा रहे हैं, बाली में जा रहे हैं, वो गलतियां हमें ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, ठीक ही नहीं करेंगे, तो फिर इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो पॉइंट क्या था? पॉइंट यही था कि कैसे सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ हम अचीव करें। लॉजिस्टिक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करके, सर्विस सेक्टर में हॉस्पिटैलिटी इंक्रीज करके, एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में अच्छे हों कि फ़ॉरेन से पढ़ने के लिए आए हमारे देश में लोग। और इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म बहुत होता है, तो उसके लिए हमने अलग से आर्टिकल डिस्कस किया था कि मेडिकल टूरिज्म के लिए क्या कर सकते हैं। 4-5 पॉइंट्स याद होंगे ना, जल्दी से रिवाइज करवाता हूँ। जो एजेंट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो फॉरेन टूरिस्ट को, मेडिकल टूरिस्ट को लेके आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा मार्केटिंग अच्छी करनी चाहिए। हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म की सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। फिर सबसे घिसा पिटा पॉइंट आएगा, ज़्यादा स्किल्स देके, स्किल्स को इंप्रूव करके, मतलब अप स्किलिंग करके, लोगों में जो सिविक सेंस है वो अच्छी होनी चाहिए। जो हमने बात की थी कि टूरिस्ट क्यों नहीं आते, सिविक सेंस भी अच्छी नहीं है। तो हर एक सेक्टर के अलग अलग पॉइंट्स निकल के आएंगे। उन सारे पॉइंट्स को जनरलाइज करके एग्जांपल्स के साथ आप लिख सकते हो कि कैसे सर्विस सेक्टर को इंप्रूव किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब से विभिन्न देश इकट्ठा होने स्टार्ट हुए हैं ना, क्लाइमेट चेंज की समस्या को एड्रेस करने के लिए 1991 में नेगोशिएशंस होनी स्टार्ट हुई थी विभिन्न देशों के बीच में कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है। और 1992 में कन्वेंशन साइन हुई, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जब से ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुई, तब से फाइनेंस एक मेजर पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट रहा है डेवलप कंट्रीज के बीच में और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। सीधी सी बात है, डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि भाई लोगों, यानी डेवलप कंट्रीज वालों को बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज कि भाई लोग, तुम्हारी वजह से आज हम क्लाइमेट चेंज की समस्या को झेल रहे हैं, क्योंकि तुमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तुमने एमिशन किया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं भाई हमने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आज तक नहीं किया, हमने तो एमिशन किया ही नहीं, तो कायदे से ना तुम लोग हमें पैसा दो। डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्रीज को बोलते हैं तुम लोग हमें पैसा दो,
पैसा किस लिए दो? पैसा देखो दो ऑब्जेक्टिव्स के लिए दो। पहला ऑब्जेक्टिव कि तुम्हारी वजह से जो क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट सामने आ रहे हैं, कि आइलैंड्स के आइलैंड्स डूब रहे हैं सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से, फ्लड्स आ रही हैं, साइक्लोन ज्यादा आ रहे हैं, तो हम क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव इंपैक्ट से अडेप्ट कर सकें। पहले तो इसलिए आप पैसा दो। दूसरा, और ज्यादा क्लाइमेट चेंज ना हो, इसके लिए हमें भी एमिशन कम करना पड़ेगा। लेकिन हम एमिशन तभी कम कर पाएंगे ना जब तुम हमें पैसा दोगे, हमारे पास में उस पैसों की सहायता से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, तभी तो हम एमिशन को कम कर पाएंगे। तो ये जो बात है ना, ये डेवलप कंट्रीज ने मानी कि हाँ ठीक है, बात तो सही है, हम तुम्हें पैसा देंगे भाई। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के आर्टिकल 4 के 7 में ये सारी बातें लिखी गई हैं जो मैंने आपको बताई। फिर देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट आया। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के आर्टिकल 9 क्लोज 1 में यही कंडीशन दोहराई गई और डेवलप कंट्रीज के ऊपर ये बाउंडेशन लगाई गई कि वो ना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फाइनेंस को मोबिलाइज करेंगे, पैसा देंगे। और टारगेट ये रखा गया था $100 बिलियन दिया जाएगा हर साल डेवलप कंट्रीज के द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को 2020 तक। लेकिन देखो दिक्कत ये थी, पहली तो चीज डेवलप कंट्रीज ने ये बोला था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में हम सिर्फ $100 बिलियन दे सकते हैं हर साल, इससे ज्यादा नहीं। इवन इस वादे को भी ठीक से नहीं निभाया गया। मीनवाइल देखो ऐसी रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो गई कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ सकता है अगर जल्द ही ज़्यादा कुछ नहीं किया गया तो। और एक्सपर्ट्स ने देखो ये भी बोला कि अगर अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकना है ना, तो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो इसी वजह से पिछले साल 29th कॉन्फ्रेंस हुई थी, 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई थी बाकू, अजरबैजान में। उस मीटिंग का मकसद ये था $100 बिलियन का जो टारगेट था वो तो अचीव हुआ नहीं। अब एक नया टारगेट कुछ बनाया जाए कि हाँ भाई अब इतना पैसा डेवलपिंग कंट्री को दें हर साल। तो ये चीज डिसाइड करनी थी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस में, यानी NCQG में, कि $100 बिलियन के बजाय अब डेवलपिंग कंट्रीज को कितना पैसा देंगे। तो जब देखो नवंबर में ये मीटिंग हुई ना, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से ये बोला गया डेवलप कंट्रीज को कि भाइयों आपको ना हमें हर साल $1.3 बिलियन देने होंगे अगर आप चाहते हो कि हम भी क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें, हम भी एमिशन कम करें और हम सब मिलकर अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकें। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने इतने पैसे मांगे थे। डेवलपिंग कंट्री ने यह भी बोला कि 2030 तक आप इस रकम का जुगाड़ कर लो, हर साल इतना पैसा आप हमें देना स्टार्ट करो 2030 से। लेकिन डेवलप कंट्रीज ने बोला इतना नहीं हो पाएगा भैया, हम देंगे आपको सिर्फ $300 बिलियन, यानी जितना मांगा था उसका ऑलमोस्ट 20%। और दूसरा, डेवलप कंट्री ने यह भी बोला कि पैसा हम देंगे 2035 से 2035 तक हम इतना अमाउंट $300 बिलियन इसका जुगाड़ कर लेंगे हर साल आपको देने के लिए। लेकिन राइटर बोलते हैं डेवलप कंट्रीज ने ना यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है ना, उसके भी एस्टीमेट को नकार दिया। इस स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने बताया था कि अगर अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकना है ना, तो डेवलप कंट्रीज को हर साल $455 बिलियन से लेके $584 बिलियन के बीच में डेवलपिंग कंट्रीज को देने होंगे। इवन देखो ये जो स्टैंडिंग कमेटी का एस्टिमेशन था ना, काफ़ी कंजर्वेटिव था और बहुत सारी जो नीड्स थी उनको इग्नोर कर दिया गया था इस स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस ने। लेकिन फिर भी डेवलप कंट्री ने जो वादा किया वो बहुत ही कम। इसके अलावा नेक्स्ट NCQG यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। अब देखो इसमें ना ये तो बोला गया था कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं या फिर छोटे छोटे आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे मालदीव जैसे देश हैं वो डूब जाएंगे अगर समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा। लेकिन इस न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल में जिसको अपनाया गया अजरबैजान की मीटिंग में,
ये नहीं बोला गया कि इन गरीब आइलैंड स्टेट्स को और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को मिनिमम कितना एलोकेशन होगा। तो ये भी तो होना चाहिए था, इनके लिए मिनिमम एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए था। हम ये देखो, अजरबैजान में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29वीं मीटिंग हुई ना, जो छोटे छोटे आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं ना, इन्होंने बोला कि हर साल हमें $39 बिलियन दो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ने बोला हमें हर साल कम से कम $220 बिलियन दो। लेकिन इग्नोर कर दिया गया इनकी इन डिमांड्स को। इसके बाद राइटर बोलते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक, ऐसे टर्म्स यूपीएससी प्री में बहुत पूछती है। ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है? देखो, ये पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंदर जो 2015 में साइन हुआ था ना, इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंदर एक मैकेनिज्म है ये परखने के लिए कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन में विभिन्न देश कितना आगे पहुंचे हैं। तो ग्लोबल स्टॉक टेक जब हुआ ना पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की इंप्लीमेंटेशन को परखने के लिए, तब भी इसमें यह एस्टिमेशन लगाया गया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है ना, वो नुकसान देखो $447 बिलियन से $894 बिलियन पर ईयर पहुंच जाएगा 2030 आते आते। अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव की। इंडिया देखो हमेशा से ना कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी के नारे पर विश्वास करता आया है कि क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने की जिम्मेदारी तो सबकी है, कॉमन है, लेकिन सबकी सेम नहीं है। डेवलप कंट्रीज ने गंद फैलाया है, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, और डेवलपिंग कंट्री वो तो बेचारे अभी डेवलप कर रहे हैं, उनकी कम जिम्मेदारी है। और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी मतलब डेवलप कंट्रीज की ही ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में, उनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है। डेवलपिंग कंट्रीज तो क्या है उनके पास, बेचारे खाली पेट हैं वो तो, इससे थोड़ी ना समस्या एड्रेस होगी। इसलिए ना इस अजरबैजान की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29वीं मीटिंग में ना इंडिया ने बोला 2030 तक आप $1.3 बिलियन दो, और कम से कम 600 तो दो ही दो, इससे नीचे नहीं जाए ना, ये इंडिया ने बोल दिया था। लेकिन इंडिया की बात मानी नहीं। इंडिया से कंसल्ट किए बिना ही ये $300 बिलियन की जो रकम है वो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल में NCQG में ये $300 बिलियन की रकम को स्वीकार कर लिया गया। तो इंडिया ने बोला यार ये गलत है, अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना तो जो हमने वो टारगेट रखे हैं ना कि इतने इतने हम एमिशन कम करेंगे 2030 से आने से पहले, 2070 से पहले हम नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल कर लेंगे, तो वो जो NDC वाले टारगेट्स जो है ना, इतना कार्बन एमिशन हम कम करेंगे, इतना हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की कैपेसिटी जनरेट करेंगे, इतना हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक 40% फॉर एग्जांपल, तो ये टारगेट फिर हम अचीव नहीं करेंगे। आप पैसा दोगे तभी हम इन NDC वाले टारगेट्स को अचीव करेंगे। इंडिया ने तो ये धमकी भी दे दी। इंडिया ने बोल दिया अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम ये हमारे टारगेट्स हैं उनको रिवाइज कर देंगे। तो काइंड ऑफ देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है डेवलप कंट्रीज को ना ज़्यादा और बेटर क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करना होगा, ऐसा फाइनेंस जो ईजिली एक्सेसिबल हो, अफोर्डेबल हो और सफिशिएंट भी हो। मतलब इंडिया का ये कहना है डेवलप कंट्रीज ना या तो ग्रांट की फॉर्म में पैसा दें या फिर लो इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन्स की फॉर्म में। इस फॉर्म में जब पैसा देंगे ना डेवलपिंग कंट्रीज को, डेवलप कंट्रीज, तभी वो क्लाइमेट चेंज को इजीली एड्रेस कर पाएंगे। इंडिया ने यह भी बोला कि डेवलप कंट्रीज जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे ऊपर लाद रहे हैं। कैसे लाद रहे हैं? क्योंकि देखो कायदे से उन्हीं का सबसे बड़ा काम है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना। वो ना तो पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन बोल सबको रहे हैं तुम भी एमिशन कम करो, तुम भी एमिशन कम करो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने क्लाइमेट फाइनेंस से संबंधित डिस्कस किया। अब लास्ट में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। हमने क्लाइमेट फाइनेंस वाला आर्टिकल डिस्कस किया कि क्लाइमेट फाइनेंस देखो हमेशा से ही क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, और सबसे पहले 2009 में ये एग्रीमेंट हो गया था कि डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन हर साल देंगे। इस टारगेट को दोहराया गया पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, ये कंपलसरी कर दिया गया। लेकिन देखो डेवलप कंट्रीज ने अपने इस वादे को ठीक से नहीं निभाया। तो अब एक बार फिर से पिछले साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 29वीं मीटिंग हुई थी ताकि नए क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स को अडोप्ट किया जा सके, NCQG यानी
न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। तो डेवलपिंग कंट्रीज ने पैसे मांगे थे डेवलप कंट्रीज से $1.3 बिलियन, उन्होंने दिए कितने? सिर्फ $300 बिलियन। जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं किया गया कि मिनिमम इनको कितना मिलेगा। तो और ग्लोबल स्टॉकटेक जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंदर मैकेनिज्म है कि कितना इंप्लीमेंट हुआ है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, उसको भी ध्यान में नहीं रखा गया पैसे देते वक्त। इंडिया कहना है हमसे तो कंसल्ट ही नहीं किया गया, कम से कम $600 बिलियन तो देने थे। इंडिया ने यह भी बोला कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी कॉमन है बट सबकी अलग है, कैपेबिलिटी भी आपकी ज़्यादा है, हमारी नहीं है। तो वो नारा जो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। साउथ कोरिया में जो प्लेन क्रैश हुआ वो आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्या क्या लेसन सीखने की आवश्यकता है? पहली चीज़ ये सीखने की आवश्यकता है पायलट्स की ट्रेनिंग, जो हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था। इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए पायलट्स अच्छे से ट्रेंड नहीं थे। दूसरा लेसन, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। सिविल एविएशन ऑपरेशंस में सेफ्टी को फिर से रिव्यू करें, खास करके इंडिया में 157 एयरपोर्ट्स हैं। 157 एयरपोर्ट्स पे सिविल एविएशन के ऑपरेशंस को अच्छे से रिव्यू किया जाए, कोई कमी है तो उसे ठीक किया जाए। फिर नेक्स्ट लेसन देखो ये है प्रॉपर ऑडिटिंग, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होती रहनी चाहिए समय समय पे। एयरपोर्ट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पायलट्स कितना ट्रेंड है, ताकि पहले से कोई हादसा होने के बाद ना हम जागे। हादसा होता है, हम जागते हैं फिर सो जाते हैं, तो पहले से प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जा सकेंगे अगर थर्ड पार्टी ऑडिटिंग होती रहेगी। फिर ये सर्विस सेक्टर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी का ट्रांजिशन इंडिया में कैसे कैसे हुआ, कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिस कर गए, वो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। कैसे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को बूस्ट किया जा सकता है। टूरिज्म सेक्टर का एग्जांपल हमने स्पेशली डिस्कस किया था। गोवा में टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं खराब सर्विसेज के कारण। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक ही क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है, सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ से संबंधित जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। साल के दूसरे दिन आप अपना ख्याल रखिए और नए साल में जो भी आपने डिटर्मिनेशन लिया है वो इस बार लूज नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। कल मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।